जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, क्लास 7th एनसीईआरटी हम लोग कर रहे थे। 3 पार्ट में हम लोग इसके 7 चैप्टर कवर कर चुके हैं। थोड़े लेंथी चैप्टर हैं, इसलिए दो तीन ऐसे मैं चैप्टर आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूं। ये क्लास 7th की एनसीईआरटी का पार्ट नंबर 4 रहेगा। इसके अंदर हम चैप्टर 8 से लेकर चैप्टर 10 तक कवर करेंगे। इसके अलावा इसका एक पार्ट और आएगा, पार्ट 5। उस पार्ट 5 में हम लोग चैप्टर 11 से लेकर 13 तक कवर करेंगे। इस तरीके से हमारी सीटेट के लिए क्लास 7th की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग क्लास 8th की एनसीईआरटी स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं कि आप ये पीडीएफ लें, तो इसके लिए आपको 9808347403 आप इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। वहां आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको यहां पर 150 मार्क्स के सीटेट में पेपर आता है, 150 मार्क्स का सेम वही क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चन 20 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। उसके अलावा 20 प्रैक्टिस सेट आपको मैथ साइंस के 60 मार्क्स का आता है विद पेडागोजी। ये 20 प्रैक्टिस सेट आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ग्रुप में ऐड होने के लिए थंबनेल पर नंबर मेरा यहाँ है, या 9808347403 आप इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो चैप्टर नंबर 8 के साथ। चैप्टर नंबर 8 हमारा रहने वाला है चैप्टर नंबर 8 पादप में जनन। पादप में जनन चैप्टर नंबर हमारा 8 हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका, अधिकांश पादपों में क्या पाया जाता है? मूल, तना, पत्तियां होती हैं। और ये क्या कहलाते हैं? ये पौधे के कायिक अंग कहलाते हैं। ये पौधे के कैसे अंग कहलाते हैं? कायिक यंग अंग कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पुष्प में पादप, पुष्प पादप में क्या होता है? जनन कार्य करते हैं। वास्तव में क्या होता है? पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग, ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या हो सकता है? नर जनन अंग हो सकता है, या मादा जनन अंग हो सकता है, या फिर दोनों ही उसमें हो सकते हैं। नर जनन अंग होगा या सिर्फ मादा उसके अंदर होगा तो ये एकलिंगी कहलाएंगे। और जिसके अंदर दोनों पाए जाएंगे उनको द्विलिंगी पौधे हम लोग या द्विलिंगी पादप कहेंगे। अगर सिर्फ नर है उसके अंदर तो एकलिंगी, सिर्फ मादा है उसके अंदर तो एकलिंगी, और दोनों ही उसके अंदर हैं तो द्विलिंगी पादप ऐसे कहलाते हैं। याद रखिएगा इसको आप लोग। पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। इनमें 2 प्रकार से होता है। पहला जो मैं आपको बता के आया हूं, एक अलैंगिक और एक लैंगिक। इनको आप देख लेते हैं हम लोग। देखिए, अलैंगिक जनन में क्या होता है? पादप बिना बीजों के ही नए पादप उत्पन्न कर सकते हैं। बिना बीजों के ही नए पादप उत्पन्न कर सकते हैं। इनको कहते हैं हम लोग अलैंगिक जनन। क्या? अलैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन में क्या होता है? नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। 2 चीज यहां याद रखिएगा। बीजों से प्राप्त होते हैं वो लैंगिक जनक, बिना बीजों के जो पौधे बन जाते हैं या पौधे बड़े हो जाते हैं या वो कहलाते हैं आपके अलैंगिक जनन कहलाते हैं। अलैंगिक जनन में अब क्या होता है? अलैंगिक जनन में नए पादप बीजक अथवा बीजाणु के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देख लेंगे। देखिए इसको, जैसे ये दे रखा है बायोफ्रिलम आपका दे रखा है, जिसको हम पत्थर चिट्टा बोलते हैं। कहा जाता है पत्थर चिट्टा का पत्ता ऐसा होता है। इसके बारे में कहावत है, अगर किसी को स्टोन है, पथरी है किसी को, तो ये पत्ते आप 3-4 पत्ते सुबह खाली पेट चबाकर खाइए, पथरी खत्म हो जाती है। ऐसा इसके बारे में बताया जाता है। तो ये पत्थर चिट्टा का पत्ता है। ये आपको गांव में, अक्सर शहरों में कहीं भी देखने के लिए इजीली मिल जाएगा। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, ये फिगर जो मैंने बनाया है, लगा हुआ है जो बुक के अकॉर्डिंग फिगर, इसमें क्या है? पत्ती के किनारे में गर्त कलिकाएं होती हैं। आप लोग देख सकते हैं, जैसे ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया, है ना। यदि आप इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका
मुकुल यानी नए पादप को जन्म दे सकती है। यानी यहां से मुकुल कहते हैं कल का, ये क्या कर सकती है, एक नया प्लांट खुद तैयार कर सकती है। कुछ पादपों की जड़ें, मूल भी पादपों की जड़ें कह लीजिए, भी क्या होता है, नए पादपों को जन्म दे सकती हैं। उदाहरण के लिए शकरकंद और डालिया, डहेलिया जिसे कहा जाता है, डहेलिया का फूल जिसे कहा जाता है, ये क्या कर सकते हैं, इनके तने भी नए पादपों को जन्म दे सकते हैं। कैक्टस जैसे पादप वे भाग जो मुख्य पादप से अलग, या अलग का मतलब विलग्न, एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया है, इसका मतलब है अलग, ठीक है ना, हो जाते हैं, नए पादप को जन्म देते हैं। प्रत्येक विलग्न भाग नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकता है। अब ये यीस्ट के मुकुलन जनन द्वारा, या ये दे रखा है, यीस्ट का भी हम लोग यहां पर पढ़ लेते हैं। यीस्ट क्या करता है, यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली जिसे कह लेते हैं, मुकुल मतलब कली, वर्ड याद रखिएगा, कली आप लोग समझते भी होंगे, कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलग होकर, विलग मतलब अलग होकर नई यीस्ट कोशिका बनाता है। जैसे यहां पर देख सकते हैं आप लोग, इस फिगर के माध्यम से आप अच्छे से समझ पाओगे। नई यीस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई यीस्ट कोशिका बनाती है। कभी ये बस इसमें यही मेन है, इसको याद रखिएगा। और इसमें याद रखिएगा कैक्टस, पत्थर चिट्टा, ये मैं आपको बता कर आया हूं, इनको आप याद रखिएगा, इनके एग्जाम्पल ही आपसे पूछे जाएंगे अगर पूछे गए तो। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं, जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं, जब बीजाणु क्या होते हैं, निर्मुक्त होते हैं, तो वायु में तैरते हैं। क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं, कैसे होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं, इसलिए ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं, हवा में उड़ के कहीं भी लंबी दूरी तक चले जाते हैं। बीजाणु क्या करते हैं, अलैंगिक जनन भी करते हैं। बीजाणु क्या करते हैं, अलैंगिक जनन भी करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है। किससे, एक सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है, इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मांस, मॉस के बारे में दे रखा है, मांस और फर्न जैसे पादप में भी जनन बीजाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बीजाणु द्वारा होता है। यहां देखिए, कवक में बीजाणु द्वारा जनन, ये दे रखा है, ये फिगर दे रखा था, कवक में क्या हो रहा है, बीजाणु के द्वारा यहां पर क्या हो रहा है, जनन हो रहा है। ये दे रखा है बीजाणु धानी है, ये पुंज बीजाणु उत्पन्न करने वाला क्षेत्र है, ये यहां से देखो आप लोग देख सकते हो, ये है, इस फिगर के माध्यम से आप लोग यहां पर देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका, पुष्प के पादप जनन अंग होते हैं। इसमें पादप जनन अंग जो होते हैं इन्हें कहा जाता पुंकेश्वर एंड स्त्रीकेसर। कौन कौन से होते हैं, पुंकेश्वर का याद रखिएगा, नर जनन अंग है, स्त्रीकेसर मादा जनन अंग है। स्त्रीकेसर तो आप इजीली समझ भी जाओगे, पुष्प से याद रखिएगा, पुष्प से पुरुष होता है तो नर जनन अंग ये पुंकेश्वर होता है, और स्त्रीकेसर मादा जनन अंग होता है। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेश्वर अथवा केवल स्त्रीकेसर उपस्थित होते हैं, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। या तो उसमें पुंकेश्वर हो या स्त्रीकेसर हो। और मैं पहले जब स्टार्टिंग वीडियो में आपको बताया था कि एक लिंगी कौन से होते हैं, ये एक लिंगी कहला दिया, तो मैंने बताया था वहां आपको कि एक या तो नर जननांग हो उसमें या मादा हो, यही इसका मतलब है, या पुंकेश्वर हो या स्त्रीकेसर हो, दोनों चीज एक ही है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। और जिन पुष्प में क्या होता है, पुंकेश्वर और स्त्रीकेसर दोनों होते हैं, वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं, द्विलिंगी पुष्प ये कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से इसके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। तो द्विलिंगी के क्या क्या हो जाएंगे, मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरे के पौधे एक लिंगी पुष्प होते हैं। ये कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं। और देखिए सरसों, ये मैं कह सकता हूं कम से कम 50 बार मैंने एग्जाम में देखा है, 50 बार देखा है कि सरसों एक लिंगी है या दो लिंगी है। तो याद रखिएगा, बाकी के जो मैंने बताए, मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरे के पौधे, ये एक लिंगी में आएंगे, और सरसों, गुलाब और पिटूनिया
ये द्विलिंगी में आएंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है सरसों वाला। सरसों का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिल गया है, यूपी टेट में भी क्वेश्चन आ चुका है। ये कैसे होते हैं? ये द्विलिंगी पुष्प होते हैं। नर और मादा एकलिंगी पुष्प दोनों ही एक पादप में उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों में भी ये पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका परागकोश के बारे में पढ़ लेते हैं। हालांकि इसके बारे में हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 6 में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, बट यहाँ थोड़ा सा दे रखा था तो मैंने छोड़ दिया, इसको ठीक नहीं समझा। तो देखिए परागकोश में क्या होता है, परागकोश में परागकण होते हैं। परागकोश में क्या होता है, परागकण पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, जो नर युग्मकों को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? ये नर युग्मकों को ये बनाते हैं। स्त्री केसर में क्या पाया जाता है? ये 3 चीज मैंने पहले भी इंपॉर्टेंट बताई थी, अब भी बता रहा हूं मैं, याद रखिएगा। ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कभी भी पूछ लिए जा सकते हैं, कभी भी पूछ लिया जाता है। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। ये काटने पर दिखाई थे, मैंने पहले भी आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली काटने पर ये कैसे दिखाई देते हैं। तो काट कर भी यहां पर फिगर दिखाया गया था। ये 3 चीज इंपॉर्टेंट थी, याद रखिएगा इनको। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। एक या मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण कहाँ होता है? बीजांड में होता है। कहाँ होता है? बीजांड में होता है। फिगर 8.9 भी आप लोग देख सकते हैं, दिख रहा होगा आपको। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के से क्या बनता है? युग्मनज बनता है। क्या बनता है? कि युग्मन से क्या बनता है? इस लाइन को पढ़ लीजिए, ये सीटेट या कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाती है। ये और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछ ली गई है। ईवीएस में जैसे आप यूपी टेट देते हो तो वहां ईवीएस में ये क्वेश्चन आ जाता है कि लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन को क्या कहते हैं? तो युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? युग्मनज ये कहलाता है। नेक्स्ट है आपका परागकण। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये स्वपरागण हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हो परागकोश है, तो परागकण पढ़ लेते हैं। परागकण क्या है? सामान्यतः क्या होता है? सामान्यतः परागकणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है। क्या होता है? दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। किससे? सूखने से बचाता है, क्योंकि परागकण हल्के होते हैं, अतः वायु अथवा जल द्वारा बहाकर लाए जा सकते हैं। परागकण क्या किए जा सकते हैं? वायु अथवा जल द्वारा बहाकर लाए जा सकते हैं। और पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार के पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। वर्तिका किस में पाए जाते हैं? ये मैं आपको अभी जस्ट पीछे पढ़ा कर आया था। इसे पर परागकण कहते हैं। ये क्या कहलाता है? ये पर परागकण कहलाता है। ये फिगर देख लीजिएगा, इसके आके यहां गिर गए। मैंने आपको देखिए इस वाले में भी आपको बता कर आया था। इस वाले में स्त्री केसर में 3 चीज पाई जाती हैं, ये मैंने आपको बताया था। वर्तिकाग्र, वर्तिका और बीजांडे अंडा से आप कुछ भी कह लीजिए। तो ये यहां से आकर ये इस पर आकर गिर गया। पर परागकण ये क्या कहलाती है? ये पर परागकण प्रक्रिया कहलाती है। निषेचन क्या होता है? निषेचन पढ़ लीजिए। निषेचन से अक्सर क्वेश्चन बनता रहता है। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन, याद पढ़िए ध्यान से, नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन या संयोग द्वारा बनी कोशिका क्या कहलाती है? युग्मनज कहलाती है। और युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये प्रोसेस निषेचन कहलाता है। और युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। युग्मनज किस में विकसित होता है? भ्रूण में ये विकसित होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, कई बार आपके साइंस में भी ये पूछ लिया जाता है। जरूर देखिए, मैं फिर बोल रहा हूं, एनसीईआरटी ऐसी बुक बन चुकी है आज के टाइम में कि वो सीटेट के लिए ही नहीं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप एनसीईआरटी से पढ़िए, आपका उसमें क्वालिफाई एग्जाम इजीली हो जाएगा। इतना एनसीईआरटी से आपको देखने के लिए मिल जाता है। और आप 6 to 8 ही, मैं 3rd 4th 5th की ईवीएस की बात करूंगा, 6 to 8 साइंस
एसएसटी आप तैयार कर लेते हो तो ये समझ लिया आपने बहुत कुछ तैयार कर लिया, हर एग्जाम के लिए आपका बहुत कुछ तैयार हो गया। फल और बीज का विकास कहते कैसे होता है ये हम देख लेते हैं। फल और बीज का विकास, निषेचन के पश्चात, निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। निषेचन के पश्चात क्या होता है, अंडाशय किस में विकसित हो जाता है, फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। पुष्प के अन्य भाग क्या होता है, मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। परिपक्व होने पर क्या होता है, अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। और बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं था, टाइम हो तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास था नहीं। देखिए यहां से हम लोग पढ़ लेते हैं, कुछ पौधे फल झटके के साथ फट जाते हैं। कुछ पौधों के फल क्या होते हैं, झटके के साथ फट जाते हैं, जिससे उसके अंदर के बीज प्रकीर्णन हो जाते हैं। क्या हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाते हैं। बीज जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं। बीज फटने पर क्या होता है, फल फटने पर बीज क्या होता है, दूर जाकर उसके गिर जाते हैं। एरंड और बालसम के पादप ऐसा ही होता है। किस किस में, एरंड एंड बालसम के पादों में ऐसा ही होता है। अब देखिए यहां जो हम पढ़कर आए हैं ये एनसीईआरटी की समरी टाइप होती है। इसको मैं इसलिए ले लेता हूं क्योंकि एक दो पॉइंट जो इसमें इंक्लूड होता है मैं उन पॉइंट को वहां नहीं लेता, यहां हो जाते हैं जो छोटा पॉइंट होता है। बाकी का जो मेन पॉइंट होता है वो हम जो वहां पढ़कर आए हैं शॉर्ट में हम लोग इसका यहाँ पर रिवीजन टाइप कर सकते हैं। तो देखिए इसमें दे रखा है, सभी जीव अपनी किस्म की क्या करते हैं, संतान उत्पन्न कर सकते हैं। सभी जीव अपनी किस्म की बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, जनन गुणन करते हैं। पादप दो प्रकार से होता है, जनन दो प्रकार से मैं बता चुका था, अलैंगिक और लैंगिक में बता चुका हूं। अलैंगिक जनन में क्या होता है, कुछ विधियां जैसे खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन है, ये किसके अंदर आते हैं, अलैंगिक के अंदर ये आ जाते हैं। और लैंगिक में क्या होता है, लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का युग्मन होता है और ये विकसित किस रूप में होता है, भ्रूण के रूप में विकसित होता है। कायिक प्रवर्धन में पत्तियां, तना और मूल जैसे कायिक भागों से नए पादप उगाए जा सकते हैं, जैसे पत्तियों के माध्यम से। अभी मैंने आपको पत्थर चिट्टा का एग्जाम्पल देकर आया था, पत्थर चिट्टा का एग्जाम्पल मैंने आपको पत्तियों के माध्यम से मैं आपको देकर आया था। तने के माध्यम से मैंने आपको एग्जाम्पल क्या दिया था, तने के माध्यम से मैं आपको शकरकंद का एग्जाम्पल देकर आया था। शकरकंद का हम लोग पढ़कर आए थे। ये कहते हैं ना कहां से आ गया, कहां से आ गया, तो देखिए ऐसे ही ये क्वेश्चन बन जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। पुष्प पादप का जनन अंग है। पुष्प क्या है, पादप का कैसा अंग है, जनन अंग है। नेक्स्ट आपका एकलिंगी पुष्प में क्या होता है, या तो नर होते हैं या मादा जनन अंग पाए जाते हैं। और द्विलिंगी में क्या होता है, नर और मादा दोनों ही जनन अंग पाए जाते हैं। तो याद रखिए एकलिंगी द्विलिंगी हो गया। नर युग्मक में क्या होता है, नर युग्मक पराकणों के अंदर और मादा युग्मक बीजांड में पाए जाते हैं। नर युग्मक कहां पाए जाते हैं, परागकणों में पाए जाते हैं। वहीं हम मादा युग्मक की बात करें तो ये बीजांड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें, किसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प अथवा किसी अन्य पुष्प के वर्तकाग्र तक परागकण के स्थानांतरण का प्रक्रम परागकण कहलाता है। क्या कहलाता है, परागकण कहलाता है। नेक्स्ट है, परागकण दो प्रकार से होता है, कौन कौन सा, पहला स्वपरागकण और दूसरा परपरागकण होता है। दूसरा आप लोग देख लीजिएगा, परपरागकण होता है। ये मैं आपको एग्जाम्पल में फिगर के माध्यम से दिखाकर आया था। देखिए मैंने बताया था ना कोई, ये देखिए ये यहां पर था, ये रहे स्वपरागकण और परपरागकण दोनों के मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया भी था, फिगर भी दिखाया था। नेक्स्ट है हमारा स्वकर परागण हो गया, परपरागण हो गया। परागण क्या करता है, पवन, जल और कीटों के द्वारा हो सकता है। कैसे होता है परागण, कैसे हो सकता है, जल के द्वारा मान लो बीज बहाकर लाए जा सकते हैं, हवा के द्वारा बीज बहाकर लाए जा सकते हैं, कीट, एक कीट दूसरे पौधे पर, उसी प्रकार के पौधे पर बैठ सकता है, उससे ये हो सकते हैं। नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाएंगे हैं आपके एग्जाम के लिए,
युग्मन क्या कहलाता है? नर और मादा का निषेचन कहलाता है। निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है और युग्मनज का विकास भ्रूण में होता है। युग्मनज का विकास कैसे होता है? भ्रूण में इसका विकास होता है। फल क्या है? फल देखिए एक परिपक्व कह सकते हैं, परिपक्व अंडाशय है, जबकि बीजांड बीज में विकसित होता है। बीजांड किसमें? बीज में विकसित होता है। बीज में विकासशील भ्रूण होता है। बीज में क्या पाया जाता है? विकासशील भ्रूण होता है। बीजों का प्रकीर्णन किस किस के द्वारा हो सकता है? जल के, हवा के द्वारा, जल अथवा जंतुओं के द्वारा होता है। और बीज प्रकीर्णन में क्या हो सकता है? देखिए, एक ही स्थान पर पादप की अधिक संख्या की वृद्धि को रोकने, सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए स्पर्धा को कम करने, नए आवासों का अधिग्रहण करने में सहायक होता है। क्या? बीजों का प्रकीर्णन। तो ये हो गया इसका जो मेन था ये। इसके बाद इसके फिलअप्स हैं। फिलअप आप इजीली कर पाओगे अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है। तो ये इसके फिलअप्स थे, आप लोग इन फिलअप्स को कर लीजिएगा। इसके बाद इसके आ जाती है मैचिंग। मैचिंग आपको मैं इसकी करा देता हूं। तो देखिए, फर्स्ट अगर आप पढ़कर आए तो उसको कर पाओगे, अदरवाइज आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट दे रखा है आपका कली दे रखा है। कली या मुकुल जिसको बोलते हैं, ये किससे मैच करेगा? तो कली आपका मैच कर जाएगा यीस्ट से। कली किससे मैच कर जाएगा? आपका यीस्ट से मैच कर जाएगा। नेक्स्ट है आपका आंख। आंख मैच कर जाएगा आपका। आंख जैसे आलू को आप कुछ टाइम रख लीजिए, उसमें से ग्रीन ग्रीन सा निकलने लग जाता है, तो उसको आंख बोलते हैं। आंख मैच कर जाएगा आपका आलू से। आंख किससे मैच कर गया? आपका आलू से आपका आंख मैच कर गया। नेक्स्ट है आपका खंडन। खंडन आपका मैच कर जाएगा स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगोरा से आंख मैच कर जाएगा, खंडन मैच कर जाएगा। पंख मैच कर जाएगा आपका, पंख है आपका, पंख मैच कर जाएगा आपका मैपिल से। पंख मैच कर जाएगा आपका मैपिल से। लास्ट बचता है आपका बीजाणु, और बीजाणु जो आपका मैच करेगा ये कर जाएगा आपका, बीजाणु मैच कर जाएगा आपका डबल रोटी की फफूंद से। किससे? डबल रोटी की फफूंद से। इस तरीके से आपके यहाँ पर मैचिंग हो जाते हैं इसके कंप्लीट। और मैं अच्छा इसमें चलिए ऑब्जेक्टिव और देखें, कुछ ऑब्जेक्टिव को भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, पादप जनन, पादप का जनन भाग होता है उसका पत्ती तथा पर्ण, तना, मूल, पुष्प। तो पादप का जनन भाग क्या होता है? उसका पुष्प होता है। क्या होता है? पुष्प होता है। नेक्स्ट है आपका नर और मादा। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है ये प्रक्रम? मैं अभी आपको बता कराया था, निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है ये? निषेचन कहलाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। परिपक्व होने पर अंडाशय किसमें विकसित हो जाता है? हम लोग पढ़कर आए थे, बीज में नहीं, पुंकेश्वर नहीं, स्त्रीकेशन नहीं, फल। फल में विकसित हो जाता है। किसमें? फल में ये विकसित हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव कौन सा है? गुलाब है, डबल रोटी की फफूंद, आलू या अदरक। तो करेक्ट आंसर इसका फफूंद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन है इसका, लास्ट हम कहेंगे एमसीक्यू है। बायोफ्रिलम अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह कहलाता है। बायोफ्रिलम में आपको सबसे पहले जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, पत्थर चिट्टा का मैंने एग्जांपल जब बता रहा था, तो सबसे बड़ा जो सबसे इंपॉर्टेंट था इसका, तो क्या था? पत्ती इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्या था? पत्ती इसका करेक्ट ऑप्शन था। देखिए, इतनी जल्दी चलने के बावजूद भी हमें इसमें 23 मिनट लग गए। तो देखिए, अगर आप बुक पढ़ने जाओगे तो मैं ऐसा मान सकता हूं, ऐसा 100% होगा कि आप एक दिन में एक चैप्टर कवर कर पाओगे, और उसका रिवीजन करने बैठोगे तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ आप पढ़िए, इसके बाद पीडीएफ लीजिए और पीडीएफ से फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन बाहर देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो भी क्वेश्चन बनेगा इस बुक से वो इन्हीं मेरे नोट्स के अंदर से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके लिए मैसेज कीजिए हमें इस नंबर पर 9808347403। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। हर एक ग्रुप में, हर एक फ्रेंड के साथ, हर एक सहयोगी के साथ, हर एक मित्र के साथ, हर एक भाई बहन के साथ आपको इस वीडियो को शेयर करना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा ऑथेंटिक जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके फ्रेंड्स तक पहुंच सके। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब
जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आगे जो भी वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो नेक्स्ट हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 9। ये फिजिक्स का चैप्टर रहने वाला है, गति एवं समय। छोटा चैप्टर रहेगा, ज्यादा इसमें कुछ था नहीं 7th के अकॉर्डिंग। इससे रिलेटेड 8th में जो आएगा वो हम लेकर चलेंगे। फिजिक्स का हमारा चैप्टर मोशन एंड टाइम। तो इसमें दे रखा है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? उस वस्तु की चाल कहते हैं। और इसका ऐसा ही मात्रक याद रखिएगा, चाल बराबर, देखिए चाल बराबर आप लोग जानते हो, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप जानते हो दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी को मीटर में मापा जाता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो इसीलिए इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है ये मीटर पर सेकंड होता है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। और चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय, यानी दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय आपका हो जाता है। नेक्स्ट आपका, यदि किसी सरल रेखा में अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल असमान गति कही जाती है। क्या कह, अगर स्पीड मान लीजिए परिवर्तित हो रही है तो क्या कहलाती है? वो असमान गति कही जाती है। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से चल रहा है, 50 से चल रहा है तो 50 से चल रहा है, 60 से चल रहा है तो 60 से ही चल रहा है, ये एक समान गति कही जाती है। इजी है, इसको सब लोग आप लोग इजीली जानते हो। नेक्स्ट है आपका, जब कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर गतिमान हो, किस पर? एक निश्चित पथ पर गतिमान हो तथा एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। जैसे कि आपने देखा क्लॉक चलती है, उसकी सुइयों की गति, पेंडुलम जब लटका रहता है ये ऐसे जाता है, फिर ऐसे यहां आ गया, फिर ऐसे जाता है। तो याद रखिएगा, तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है? आवर्त गति कहलाती है। और इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है, इनके मात्रक भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने मात्रक भी यहां पर लिए हैं। तो इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है, याद रखिएगा, इसका ऐसा ही मात्रक जो है ये आपका सेकंड होता है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या कहलाता है? सेकंड इसका ऐसा ही मात्रक कहलाता है। और इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा, घड़ी की सुइयों की गति और पेंडुलम की गति इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। घड़ी की सुइयों की गति और पेंडुलम की गति इसके एग्जाम्पल है। धातु का जो देखिए गोले का लोलक होता है, ये क्या कहलाता है? गोलक कहलाता है। ये फिगर यहां पर आप लोग देख सकते हो, क्या कहलाता है? गोलक कहलाता है। नेक्स्ट है आपका आवर्तकाल, देख लेते हैं। आवर्तकाल पूछ लिया जाता है, आवर्तकाल देख लेते हैं हम लोग। आवर्तकाल क्या होता है? एक आवृत्ति को पूरा होने में लगने वाला समय आवृत्ति का आवर्तकाल कहलाता है। क्या? एक आवृत्ति को पूरा होने में लगने वाला समय आवृत्ति का आवर्तकाल कहलाता है। और इसका जो ऐसा ही मात्रक है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या है? सेकंड है। इसका भी ऐसा ही मात्रक क्या है? सेकंड है। अब यहां देखिए, जो स्पीड आपने गाड़ियों में, बाइक में अक्सर देखा होगा, जो स्पीड बताता है उसे स्पीडोमीटर कहा जाता है। स्पीड बताने वाले को क्या कहा जाता है? स्पीडोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पीडोमीटर कहा जाता है। ये है ऊपर वाला, ये स्पीडोमीटर है आपका। क्या है? स्पीडोमीटर है आपका। और नेक्स्ट जो डिस्टेंस बताता है, जो दूरी बताता है, उसे ऑडोमीटर कहते हैं। यहां लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ 5851 पॉइंट कुछ लिखा हुआ है। ये क्या है? ये आपका ऑडोमीटर है। ऑडोमीटर क्या बताता है? आपकी दूरी बताता है। स्पीडोमीटर आपकी गति या स्पीड बताता है। इन दोनों को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया था, ऑडोमीटर से क्वेश्चन आपका बन जाता है। नेक्स्ट आपका जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है या होने चाहिए वो सभी देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये मैं बता चुका हूं, एकांक समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं? उसकी चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ऐसा ही मात्रक इसका मीटर पर सेकंड होता है, मैं आपको ये बता चुका हूं।
वस्तुओं की चाल यह निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन दूसरे से तेज चल रहा है। मान लीजिए एक चल रहा है 50 किलोमीटर प्रति रफ्तार से, एक 60 की रफ्तार से चल रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन या फिर एक एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, ए और बी है, दो कार है, ये एक पॉइंट दे दिया, ये 80 किलोमीटर है, दूर है, मान लीजिए ये पहुंच जाता है 60 मिनट में और ये पहुंचने में ले लेता है 90 मिनट, तो ये कम समय पहुंच रहा है, तो हमें पता है कि ए की स्पीड यहां से ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस दूरी के चलने के लिए लिया गए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। इसका मूल मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। मैं अभी आपको बता कर रहा हूं, चाल बराबर दूरी बटे समय। आवर्ती वाला ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आवर्ती गति घटनाओं का उपयोग समय मापन में किया जाता है। लोलक की आवर्त गति का उपयोग घड़ियों के बनाने में होता है, कि आपने देखा होगा पेंडुलम जो रहता है। नेक्स्ट आपका, वस्तुओं की गति को उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु दूरी समय ग्राफ की एक सरल रेखा में होता है। नेक्स्ट आपका, ये यहाँ पर इसके कुछ एमसीक्यू दे रखे हैं, कुछ क्या दो ही एमसीक्यू हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर था, ज्यादा इसमें कुछ खास था नहीं। तो देखिए चाल बराबर कौन सा सही है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय ये आपका सही है। मात्रक पूछे इसका, मीटर पर सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, चाल का मूल मात्रक है तो मीटर पर सेकंड, चाल का मूल मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चैप्टर में यही था, ज्यादा कुछ खास था नहीं इस चैप्टर में आपसे पूछने के लिए, जो था वो मैंने आपको बता दिया। नोट्स चाहते हो तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में शामिल हो सकते हो, यहाँ आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लास्ट चैप्टर रहेगा इस वीडियो का, चैप्टर नंबर 10। इसके बाद अगले 3 चैप्टर आपको नेक्स्ट पार्ट में 5 पार्ट में देखने के लिए मिल जाएंगे। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। चैप्टर नंबर 10 है हमारा विद्युत धारा और इसके प्रभाव। तो देखिए, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है वो, चुंबक की भांति व्यवहार करता है, और इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ये कहलाता है। तो देखिए ये कुछ साइन दे रखे थे कि देखिए विद्युत सेल का साइन ये होता है, विद्युत बल्ब का साइन ये होता है, स्विच ऑन की स्थिति में ये वाला साइन होता है, स्विच ऑफ की स्थिति में ये वाला साइन होता है, बैटरी का ये साइन है, और संयोजी तार का ये साइन है। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइन दे रखे थे, इनके बेस पर आपके फिलअप्स भी आपके पूछे जाएंगे। तो एक इन साइन को आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा, इजीली आप लोग कर पाओगे। तो देखिए हम लोग इसमें नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बन सकता था, चैप्टर में कुछ खास था नहीं, तो यहाँ हाईलाइट जो भी पॉइंट्स थे हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, विद्युत अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा विकसित या निरूपित करना सुविधाजनक होता है। साइंस से आप लोग जान सकते हो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो पढ़ने के बजाय हम लोग साइंस से भी इजीली समझ जाते हैं। खतरे का साइन आप लोग डेंजर वाला साइन देखा हो, क्रॉस करके उस पर बना रहता है, खोपड़ी बनी रहती है एक। तो देखिए इनका उपयोग करके, रेड हो आप लोग समझ जाते हो खतरे का साइन है ना, इनका उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ को परपेत आरेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार तप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, तप्त हो जाता है वह तार। यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है, ये तापीय प्रभाव कहलाता है। और इस प्रभाव के बहुत से अनुप्रयोग हैं। क्या है, बहुत से इसके अनुप्रयोग हैं। नेक्स्ट आपका, कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों में से जब कोई उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे गर्म होकर क्या करते हैं, पिघलकर टूट जाते हैं। इन पदार्थों का उपयोग विद्युत फ्यूज के निर्माण में किया जाता है, जो विद्युत परपथों को क्षति या आग से बचाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इस विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसको हम लोग कहते हैं। और देखिए, लोहे के किसी टुकड़े का विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारा प्रवाहित कुंडली का विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत
क्या कहलाती है? चुंबक कहलाती है। और विद्युत चुंबक बहुत सी युक्तियों में उपयोग किए जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? बहुत सी युक्तियों में उपयोग किए जाते हैं। इस तरीके से चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 हमारे होते हैं यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी के 3 चैप्टर कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग 8th क्लास की एनसीईआरटी को स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हैं, इस नंबर पर मैसेज करके आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया, प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आगे जो भी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ग्रुप में शामिल हो जाएगा। यहाँ आपको प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे तरीके से कराई जाएगी। बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ग्रुप में शामिल होने के यहाँ पर नंबर पर मैसेज आप लोग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपको लेनी जॉब, उसके लिए पढ़ते भी रहिए। तो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।